पढ़ रहे थे अपना BPC 141 का यूनिट कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 15 यूनिट कवर कर ली और ये हम लोग की लास्ट यूनिट है। तो इसको भी हम लोग को कवर करना है, तो हम लोग स्टार्ट करता है यूनिट 16 सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, तीसरा, थर्ड, तृतीया। तो इसमें हर बार की तरह दैनिक जीवन में इसका उपयोग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक पूंजी, मनोपूंजी। तो इसमें केस स्टडी दी गई है, जिसकी एक शीला की, जिसको हम लोग एक बार 2-3 बार, शायद तीसरी बार है ये केस स्टडी, जिसमें वो पढ़ाई करती है, अपने लिए एक अच्छा पैकेज की उम्मीद रखती है होटल मैनेजमेंट में, और उस समय उसकी हो जाती है लॉकडाउन। और लॉकडाउन के समय वो एक क्या बोलते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम चूज़ करती है अपनी और फ्रेंच भाषा सीखने और नृत्य में प्रवेश लेती है, और उस हिसाब से वो अपना कौशल विकसित करती रहती है कि जब वो हटेगी तो हमें नौकरी मिलेगी और हमारे पास एक और कौशल होगा। तो शीला का उपयुक्त मामला लोगों के जीवन में मनोवैज्ञानिक पूंजी, मनोपूंजी के महत्व पर प्रकाश डालता है। मनोपूंजी PPW में बेहद महत्वपूर्ण विकासों में से एक है, और इसमें आत्म सक्षमता या आत्मविश्वास, ठीक है, आशावाद और आशा और तन्यकता शामिल है। ये चीज़ तुम अपनी से बढ़ाते हो। मनोपूंजी को औपचारिक रूप से निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। यह व्यक्ति के विकास की सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, और इसमें चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफल होने के लिए आवश्यक प्रयास करने के प्रति आत्मविश्वास होना, आत्म प्रभावकारिता, वर्तमान और भविष्य में सफल होने के बारे में सकारात्मक गुणारोपण कि हम भविष्य में सफल हो गए, आशावाद रखना, उसमें लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना, और आवश्यक होने पर सफल होने के लिए लक्ष्यों के मार्गों को पुनः निर्देशित करना कि क्या लक्ष्य है और क्या आज की डेट में उसका क्या रास्ता थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हमें फिर से उस तरीके से अपने रास्ता को पकड़ना होगा, और समस्याओं और प्रतिकूलताओं से घिरे होने पर सफलता प्राप्त करने के लिए सहन करना और वापसी करना, और इससे भी आगे जाना, तन्यकता शामिल है। ठीक है, मतलब समस्या सामना करना, किसी भी परिस्थिति का लक्ष्य प्राप्त करना, और प्राप्त करने के बाद उसमें और आगे बढ़ना। इसके अलावा मनोपूंजी में श्रेष्ठतर मूलभूत निर्मिति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो इन 4 अभिव्यक्तियों स्तरीय गुणों को मात्र युगात्मक रूप से नहीं बल्कि शायद सक्रियात्मक रूप से भी एकीकृत करती है। ठीक है, तो आइए मनोपूंजी के 4 घटकों के बारे में हम लोग समझे, जिन्हें हीरो कहा जाता है। H से हो गई होप, SR का होना चाहिए ना, HE, सॉरी। तो हो गई आत्म सक्षमता, सेल्फ इफिशियंसी, फिर आगे हमारी तन्यकता, रेजिलेंस, और आशावाद, ऑप्टिम्स। ठीक है, चलो। तो हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आशा को अभी हम लोग ने कवर किया, और बहुत बार भी हम लोग कवर चुके हैं। आशा एक ऐसी सकारात्मक प्रेरक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें कृतज्ञ, लक्ष्य निर्देशित ऊर्जा और मार्ग लक्ष्य प्राप्त करने की योजना शामिल है। ठीक है, आत्म सक्षमता, आत्म प्रभावकारिता, किसी दिए गए संदर्भ में विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जरूरी प्रेरणा, संज्ञानात्मक संसाधनों और कार्रवाई समय कर्मों में जुटाने की क्षमता, उसके बारे में व्यक्ति का दृढ़ विश्वास है कि हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करनी, कैसे हमारी प्रेरणा रहेगी, कितना हम सोचते हैं उस चीज़ों के बारे में, और कैसे कैसे क्या स्टेप्स लेते हैं। तन्यकता को प्रतिकूल परिस्थितियों, द्वंद्व, विफलता या यहाँ तक कि सकारात्मक घटनाओं, प्रगति और बढ़ी हुई जिम्मेदारी से पुनः या वापस उछाल प्राप्त करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, कि जो चीज़ें होती है उनमें सकारात्मक रूप से सोचते हुए, उन जिम्मेदारी को लेते हुए वापस से ही उसी लक्ष्य के प्रति फिर से समस्या किसी भी तरीके के आने से निपटने के बाद उसी लक्ष्य की ओर उछाल मारने के लिए प्रेरित रहना। ठीक है, आशावाद हमारे जीवन की घटनाओं, चीज़ों की व्याख्या से संबंधित है, और इसलिए आशावाद को गुणारोपण शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सकारात्मक परिणामों से संबंध है। आशावाद हालांकि संतुलित, यथार्थवादी और तन्यक होना चाहिए। अति आशावादी व्याख्यात्मक के अवांछनीय दुष्प्रभाव है, या यहाँ तक कि खतरनाक निहितार्थ भी होंगे, क्योंकि इसमें परिणाम स्वरूप उच्च जोखिम हो सकते हैं और संभावित खतरों को कम करने के आंका जा सकता है। ठीक है, अब एक कहानी है परवाह की। हमारे दूसरा टॉपिक हम लोग का परवाह है।
प्रवाह को हम लोग एक बार पढ़ चुका है। तो प्रवाह में मुख्य तौर पे यही है, वह कार्य जिसको आप बिना रुके, बिना थके, बिना किसी समय को सोचे, ना अपनी आत्म ज़रूरतों को बहुत ध्यान में रखे, मतलब खाना पीना, लोगों से सामाजिक होना, किसी भी अपनी चीज़ों को त्याग करके बहुत ज़्यादा उस काम में लगना। पढ़ाई नहीं होती वो काम, मोस्टली तो बहुत कम में ही पढ़ाई होती है, जैसे कि मैं पहले भी एक बार बता चुका है। प्रवाह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग किसी गतिविधियों में तल्लीन हो जाता है और इतना गहनता से आनंद लेते हैं उस चीज़ में। गेम खेलने में कई लोग प्रवाह में चल जाते हैं, है ना। कई लोग एक्सबॉक्स में पागल होते हैं, कई लोग प्ले स्टेशन में पागल हो जाता है। कंप्यूटर्स के गेम्स होता है, पबजी हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े होते हैं यार, साइबर पंक हो गया, फीफा हो गया, और स्पाइडरमैन, GTA, सब गेम्स में ज़्यादातर आज के समय में होते हैं। किसी कार्य में, कोई ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई सोशल मीडिया में रील बनाने में कोई पागल हो सकता है ना। वही पागलपन एक अलग हो जाता है वैसा, और ये प्रवाह एक अलग चीज़ हो गई। कार्य के संदर्भ में प्रवाह को ऐसी अल्पकालिक शिखर अनुभव के रूप में माना जा सकता है जिसमें तल्लीनता, कार्य से खुशी और अंतर्निहित कार्य प्रेरणा के घटक एकीकृत है। ठीक है। तो प्रवाह के तीन जरूरी घटक है, तल्लीनता, खुशी और अंतर्निहित प्रेरणा, है ना। ये तीन चीज़ होनी चाहिए कि इसमें हम लगे रहो, खुशी मिलो उस काम में, और अंतर्निहित प्रेरणा रहे। प्रवाह कार्य में व्यक्ति की गहन भागीदारी को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फोकस, आत्मविश्वास और निष्पादन के उच्च स्तर होंगे। अर्थपूर्ण कार्य, ठीक है। अर्थपूर्ण कार्य, एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है। भारत में प्रतिष्ठित बैंकिंग फर्म में कार्यरत 32 वर्षीय अमित कार्यस्थल पर संकट से गुजर रहे हैं। वह अपने प्रेरणा बोध और काम पर ध्यान देने में कमी को समझ नहीं सकता। हालांकि वह लाखों की कमाई अर्जित कर रहा है, उसके प्रबंधन और सहकर्मी स्वस्थ और सकारात्मक कार्य वातावरण निर्मित करते हैं, फिर भी उसे लगता है कि उसका काम उसे सशक्त महसूस नहीं करा रहा है। इसके लिए यह समझाना मुश्किल है कि उसका वेतन प्रेरक कारक नहीं है। ठीक है। अमित अपने काम से नाखुश क्यों है? अमित का कम उत्साह और काम पर कम ध्यान जीवन में उच्चतर उद्देश्य की जरूरत के कारण है। वह अर्थ के संकट से गुजर रहा है, परंतु यह जरूरी है कि कार्य उच्च उद्देश्य और अर्थ प्रदान करे। इससे कार्यस्थल पर प्रेरणा और उत्पादकता कैसे बढ़ सकते हैं। कई कर्मचारी कार्यस्थल पर अर्थ के संकट से गुजरते हैं। उन्हें उनके कार्य द्वारा जीवन में उच्च उद्देश्य की पूर्ति होने की जरूरत होती है। काम पर अधिक नियंत्रण की इच्छा होती है और वह जिस भूमिका में काम कर रहे हो उससे खुशी परिलक्षित होने के लिए समृद्धि अवसरों की जरूरत होती है। इस तरह कर्मचारी अर्थ प्रदान करने वाले कार्यों की तलाश में होते हैं। काम की अर्थपूर्णता से संगठनात्मक प्रतिबद्धता, संगठनात्मक सद्व्यवहार, कर्मचारी संलग्नता और कार्य संतुष्टि सहित सकारात्मक कार्यस्थल परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अर्थपूर्ण कार्य को अर्थ के एक या अधिक आयामों के प्रति रखरखाव और सुगम बनाने के लिए कार्यस्थल विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ऐसी मनोवैज्ञानिक जरूरत के रूप में माना जाता है जिसके लिए व्यक्ति के आत्मसम्मान और व्यक्तिगत कर्तव्य को सुदृढ़ बनाने की सहायता मिलती है। इसके अलावा अर्थपूर्ण कार्य को उनके कार्य और कार्य से प्राप्त मूल्य से संबंध और व्यक्ति के निर्णय के रूप में माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थपूर्ण कार्य कर्तव्य बोध प्राप्त करने और बेहतर प्रेरणा, उत्पादकता और कल्याण जैसे लाभों का आनंद लेने में सहायता करते हैं। अर्थपूर्ण कार्य पर शोध हालांकि अपेक्षाकृत नया है, परंतु ऐसे साक्ष्य लगातार बढ़ रहे हैं जो सुझाव देते हैं कि इसका मानव पर मात्र व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कर्मचारियों को जीने के लिए अंतर्निहित और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने, उनके जीवन में कार्य को समृद्ध बनाने का सहायता है। मतलब वो चीज़ें लोग करते हैं जिसमें पैसा मिलता है, लेकिन आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें पैसा मिले और आपको सुख मिले और आप ठीक है। संगठनात्मक स्तर पर वित्तीय प्रदर्शन सहित संगठनात्मक निष्पादन में योग्यता देता है। यह नौकरी में आनंद, आंतरिक प्रेरणा, नौकरी सुरक्षा, समृद्धि और अवसरों और सकारात्मक आत्म संप्रत्यय
संगठन पहचान और मनोबल की तरफ ले जाता है। अगर आपके हिसाब से है, आपकी इच्छा अनुसार आपको काम मिले तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, कर्मचारी संलग्नता, तो ये बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी है, हटाओ इसको, तुम लोग पढ़ लेना अपने साथ। कर्मचारी संलग्नता से संगठन में कर्मचारी और मनोवैज्ञानिक निवेश संदर्भित है। हालांकि हार्टर एवं अन्य ने महसूस किया कि कर्मचारी संलग्नता मात्र मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि ये संगठन के साथ संज्ञानात्मक, सामयिक और व्यवहार लगाव का संयोजन है। ज्ञापक के अनुसार उसके काम और कार्यस्थल में कर्मचारी की भागीदारी और उत्साह कर्मचारियों की संलग्नता है। ज्ञापक कर्मचारी संलग्नता सर्वेक्षण विश्लेषण उपकरण कॉर्पोरेट लीडरशिप काउंसिल के आधार पर संलग्नता और सामयिक और तर्कसंगत संलग्नता नामक दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सामयिक संलग्नता को कर्मचारी जिस सीमा तक अपनी नौकरी, प्रबंधकों, टीम और संगठन को महत्व देते हैं, इसका आनंद देते हैं और इस पर विश्वास करता है के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि तर्कसंगत संलग्नता को कर्मचारी जिस सीमा तक विश्वास करते हैं कि प्रबंधन, टीमें या संगठन अपने मन, वित्तीय, विकासात्मक या पेशेवर स्वार्थों को महत्व देते हैं। तो दो तरीके की वो सोच होती है। एक तो ये सोचा जाता है कि किस तरीके से कर्मचारी की नौकरी, प्रबंधन और टीमों को, संगठनों को महत्व देते हैं, कि इसका आनंद लेते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, ये है ना। और एक ये होता है कि कंपनी अपने मन अनुसार सब कुछ कर रही है, अपने फायदे को देख रही है, ना कि हम लोग को। ठीक है, कल्याण। ठीक है, कल्याण की बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी दी गई है। प्रसन्नता का उपयोग अक्सर कल्याण के समार्थी के रूप में किया जाता है। ये वाला चीज़ हम लोग एक बार और पढ़ चुका है, वैसे बता दें इसी बुक में। प्रसन्नता और कल्याण वाला, प्रसन्नता एक प्रसन्न व्यक्ति है और कल्याण हर तरीके से कल्याण होता है, पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मतलब पैसे के से रिलेटेड, सामाजिक रूप से रिलेटेड कल्याण बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके होता है। कल्याण और समार्थी रूप में किया जाता है, सामानार्थिक रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रसन्नता को आमतौर पर हेडोनिया, खुशी का अनुभव करना और दर्द से बचना के बराबर रखा जाता है, और कल्याण को भावात्मक, संज्ञात्मक और व्यवहारात्मक घटकों को शामिल करते हुए व्यापक घटना माना जाता है। वर्तमान संदर्भ में सरल समझ के लिए दोनों संपत्तियों को परस्पर उपयोग किया जाता है। कल्याण को कम से कम 3 तरह से संप्रदायबद्ध किया जाता है: हेडोनिक, यूडोमिक और सामाजिक ढांचा। हेडोनिक ढांचा सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव और जीवन संतुष्टि निर्मितियों पर आधारित है। हेडोनिक ढांचे के अनुसार प्रसन्नता व्यक्ति को जीने का सकारात्मक, व्यक्ति के जीवन का कितना संतुष्ट है, और भावात्मक मूल्यांकन है। यूडेमोनिक ढांचा सर्वोत्कृष्ट कामकाज पर बल देता है। इसे आत्म स्वीकृति, जीवन में उद्देश्य, पर्यावरणीय महारत, सकारात्मक संबंध, व्यक्तिगत समृद्धि और स्वायत्तता के संदर्भ में मापा जाता है। कई शोधकर्ताओं, मनोवैज्ञानिक ने हेडोनिक और यूडोमोनिक उपागमों दोनों का उपयोग करने की संतुष्टि की। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी लिख दी है लग रहा है यहाँ पे। सामाजिक कल्याण तीसरे प्रकार का कल्याण है, जिसमें सामाजिक सामंजस्य, तो जैसे कि हम बताए कई तरह के कल्याण होते हैं: पारिवारिक, सामाजिक, अर्थपूर्ण कल्याण, जीवन का में कल्याण, है ना। सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक वास्तविकरण, सामाजिक योगदान और सामाजिक एकीकरण शामिल है। ठीक है, प्राइमर जोश ने अपने 5 वर्ष के गहन अध्ययन के आधार पर कार्यस्थल और प्रसन्नता का मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में कार्यस्थल और पर प्रसन्नता को ऐसी मानसिकता के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें व्यक्ति नौकरी, संतुष्टि और संलग्नता को शामिल करते हुए अधिकतम निष्पादन कर पाता है और अपनी संभावना साकार कर पाता है। मतलब उसे क्या करना है इस बात के, हटो ना, भागो ना यहाँ से, मच्छर है उड़ते हुए आ गया। कार्यस्थल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप। ठीक है, कार्यस्थल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप पीपीआई ऐसे हस्तक्षेप है जो व्यक्तिगत के साथ साथ संगठनात्मक स्तर परिणामों को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप, मार्गदर्शन, नियोजन, डिजाइन और इन्हें लागू करने के लिए सकारात्मक कारण
और संगठन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शोध को सुस्पष्ट लागू रूप से लागू करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आप संगठनात्मक रूप से लोगों का मार्गदर्शन, नियोजन और डिजाइन और इन्हें लागू करने के लिए सकारात्मक रूप से सोच विचार करते हो। इसी को कार्यस्थल पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, मतलब किसी तरीके की समस्या हो ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो होता है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या, जैसे नौकरी और कल्याण में, नौकरी में संबंधित तनाव में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, गृहिणी सदस्य आदान प्रदान, संगठन आधारित आत्मसम्मान, किसी की कमी हो, कोई उसका मजाक उड़ाता हो संगठन में, कार्यस्थल भरोसा है ना, क्षमा, समाज अनुकूलन व्यवहार, नेतृत्व और कर्तव्य बोध में काफ़ी सुधार किया जा सकता है इस द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा। मनोवैज्ञानिक पूंजी हस्तक्षेप एक विधि है इसमें, जिसमें आशा और आत्म सक्षमता, तन्मयता और आशावाद को बढ़ावा दिया जाता है। जॉब क्राफ्टिंग हस्तक्षेप है। जॉब क्राफ्टिंग कार्यस्थल पर सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी अपने कामों को फिर से डिजाइन कर सकते हैं ताकि उनका अपने काम पर कुछ नियंत्रण हो। जॉब क्राफ्टिंग से कर्मचारियों में नौकरी की मांग और व्यक्तिगत जरूरतों, क्षमताओं एवं सामर्थ्यों जैसे व्यक्तिगत संसाधनों के बीच सर्वोत्कृष्ट अनुकूलता बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, कर्मचारी सामर्थ्य हस्तक्षेप। ठीक है, चारित्रिक सामर्थ्य, मनुष्य को स्वाभाविक सामर्थ्य जिन्हें सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों से प्रकट होने वाले क्रम विशेषता जैसे मापन योग्य गुणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब वह क्षेत्र जिसे जो क्षेत्र पसंद है, ऐसा नहीं कि उसको वेल्डिंग पसंद है तो उसको किसी और काम में दे दिया गया है, या किसी भी बहुत सारी फील्ड को एक्सचेंज कर दिया जाता है कि तुम आज 3 महीना इस फील्ड में काम करो, फिर तुम टीम चेंज कर दी जाती है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में। फिर इसको इस टीम के साथ निकाल के दूसरे टीम में लगा दिया जाता है, फिर दूसरे टीम से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में उसका जो सोशल है और जिन जिन के साथ वो टीम में है उससे रिलेशन उसका ख़राब होता रहता है मतलब टूट जाता है। वहाँ से फिर नई उसको स्टार्टिंग करनी रहती है एक नई चीज़ को समझने के लिए। कर्मचारी आभार हस्तक्षेप। कार्यस्थल का आभार का अर्थ यह है कि व्यक्ति के कार्य जीवन में आत्म दुनिया के बजाय विशिष्ट रूप से सकारात्मक पर ध्यान दिया जाए और उसकी सराहना की जाए। इसलिए कर्मचारी आभार हस्तक्षेप ऐसी गतिविधियां है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल में आभार के व्यवहार को बढ़ाना है। गाना मत बजाओ यार, बगल में बजाओगे तो हमें कॉपीराइट आ सकता है। कर्मचारी कल्याण सक्षमता कर्मचारी कल्याण हस्तक्षेप, जैसे कि चर्चा की है कि कर्मचारी कल्याण में सामान्य कल्याण और कार्यस्थल विशिष्ट कल्याण दोनों शामिल है। कार्यस्थल के संदर्भ में परमा अर्थात सकारात्मक समय, संलग्नता, संबंध, अर्थ और उपलब्धि नामक सेलिंगमैन के कल्याण सिद्धांत को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब ये सब चीज़ें उसके जीवन में हो, सकारात्मक संवेग हो, संलग्नता हो, संबंध हो, अर्थ मतलब पैसा अच्छा और उपलब्धि अच्छी हो। तो कितना का रहा ये वीडियो? 18 मिनट के ऊपर का हो गया, मतलब 19 मिनट का। तो अब वीडियोस थोड़ी कम आएगी, आगे चलते चलते बहुत समय हो गया। लेकिन BPCE 142 और BPCE 143 का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही कुछ ख़त्म अभी नहीं हुआ है बहुत कुछ, तो उन सबको भी पढ़ाएंगे। और धीरे धीरे वीडियोस बस थोड़ी अब स्लो आएगी, इतने फास्ट नहीं आएगी। जो अगर जुड़ा रहता है चैनल से और सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करता है तो ठीक है। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी तरीके का कोई डाउट और प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कोई भी कमेंट आप करो, अच्छा बुरा हम रिस्पांस देते हैं और आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। और किसी की तरह की कोई पर्सनल डाउट कोई या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे सोशल लिंक्स और मेरे मेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सब लिंक्स दिए गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, दुआ सलाम, बाय बाय।